हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ियाज़ ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं लाइफ हिस्ट्री के बारे में। ये लाइफ हिस्ट्री किसका है? एस्केरिस का है, जिसको राउंडवॉर्म भी कहते हैं। तो ये कैसा है? ये है एक इंटेस्टाइनल वॉर्म। ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, इसलिए इसको इंटेस्टाइनल वॉर्म कहते हैं। एक तरीके क्या है? पैरासाइट है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसके एक एक स्टेप को अच्छे से हम देखेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्कैरिस। यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल इसलिए हमने इसे कहा क्योंकि जो इसकी लाइफ साइकिल है, ये लाइफ हिस्ट्री आप बोल सकते हैं, ये एक होस्ट में कंप्लीट होती है। इसमें कोई दूसरे सेकेंड होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जो हम लाइफ साइकिल देखेंगे तो लाइफ हिस्ट्री of Scaris includes many stages namely copulation, fertilization, formation of zygote, cleavage and early development, infection to new host, later development in the new host and final migration। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में हम जानेंगे जैसे कॉपुलेशन के बारे में कि कैसे वो कॉपुलेट, सबसे पहले कॉपुलेशन होगा, मेल अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी में डालेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट बनेगा, फिर इसमें फर्दर डिवीजन होंगे, फिर न्यू होस्ट होगा जिसमें वो इन्फेक्शन होगा, फिर इसमें डेवलपमेंट होगी, फिर इसका माइग्रेशन हम देखेंगे कि ह्यूमन की बॉडी में जब ये इसका इन्फेक्टिव स्टेज इसकी ह्यूमन की बॉडी में जब जाती है इस स्कैरिस की, तो वो ह्यूमन बॉडी में किस किस पार्ट से होते हुए गुजरती है, कहाँ पे रहती है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन जानेंगे। पॉपुलेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस इन विच द एडल्ट वर्म ओरिएंट्स हिज बॉडी एट द राइट एंगल टू दैट ऑफ फीमेल वर्म, सो दैट इज क्लोकर अपर्चर पोजेस द वल्वा ऑफ फीमेल। तो जो पॉपुलेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ह्यूमंस के। तो एडल्ट वर्म जो होता है वो अपने क्लोकल अपर्चर को फीमेल के वल्वा की तरफ करता है। ठीक है, फीमेल के वल्वा की तरफ क्यों करता है? ताकि वो स्पर्म को फीमेल की बॉडी में डाल सके। तो जब वो मेल वॉर्म है वो अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में कैसे डालेगा? फीमेल के वल्वा के ज़रिए से डालेगा। तो जो एडल्ट वॉर्म क्या करता है, वो अपनी बॉडी को फीमेल की तरफ लेके जाता है और उसकी फीमेल का जो वल्वा है उसके तरफ लेके जाता है अपनी बॉडी को, अपने क्लोका अपर्चर को, ताकि क्लोकल अपर्चर से ये फीमेल की बॉडी में स्पर्म को डाल सके। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ वल्वा द फीमेल स्पिकुल ऑफ द मेल वर्म हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ वल्वा ऑफ फीमेल वर्म। तो जो मेल वर्म होता है वो फीमेल के बॉडी में अपना स्पर्म कैसे डालता है? वल्वा के ज़रिए से डालता है। ठीक है, इस काम में स्पीनियल स्पिकुल जो होता है वो मदद करता है। पीनियल स्पिकुल कैसा होता है? मतलब कि ये पॉइंटेड होता है और इसका काम क्या होता है कि ये वल्वा को ओपन करने का काम करता है। तो पीनियल स्पिकुल जो है ये वल्वा को ओपन करेगा ताकि जो मेल है वो अपने क्लोकल अपर्चर से उस फीमेल की बॉडी में अपने स्पर्म को वो डाल सके। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ वल्वा द स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द वेजाइना फ्रॉम वेयर दे असेंड अप इन द यूटेरस एंड द फर्टिलाइज इन ओवेटक। तो क्या करते हैं? तो मेल ने क्या किया? अपने क्लोकल अपर्चर से अपने क्लोका अपर्चर को फीमेल की तरफ के वल्वा की तरफ किया और पीनियल स्पिकुल ने क्या काम किया? उसने काम किया फीमेल के वल्वा को ओपन करने का। फिर उसने क्या किया? अपने मेल को, जब फीमेल का वल्वा ओपन हो गया तो स्पर्म को उसने ट्रांसफर कर दिया फीमेल की वेजाइना में। तो वे जो एक था वो ट्रांसफर हो गया फीमेल की बॉडी में, स्पर्म वो फीमेल की बॉडी में स्पर्म और ट्रांसफर इनटू द वेजिना में ट्रांसफर हो गया। फिर वहाँ से वो क्या होगा? वहाँ से वो एक ऊपर चढ़ते हुए यूटेरस में जाएगा और फिर वो फर्टिलाइज हो जाएगा कहाँ पर? ओविडक्ट में। तो ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट लॉन्ग होता है या क्वाइल जैसा होता है और ओवरी होती है, ओवरी के बाद ओविडक्ट होता है, उसके बाद यूटेरस एंड देन वेजाइना। तो वेजाइना में उसने स्पर्म को ट्रांसफ़र किया, फिर वो यूटेरस से होता हुआ ओविडक्ट में पहुंचे जहाँ पे वो फर्टिलाइज हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे जैसे कि आफ्टर द स्पर्म रीच द यूटेरस। अब स्पर्म जैसे कि यूटेरस में पहुंच गया, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिगिन। प्रोसेस की होगी फर्टिलाइजेशन की बिगिन हो जाएगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवा अंडरगो सेकंड मैच्योरेशन ल्यूजन। तो मैंने क्या बताया था कि जो एक था वो वेजाइना से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? यूटेरस में पहुँचेगा।
और स्पर्म जो यूट्रस पहुंचेगा उसके बाद कहाँ पे जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा, जहाँ पे वो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो स्पर्म क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन स्पर्म का हो गया। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा स्पर्म को, उसके बाद वो सेकेंड स्टेज में जाएगा। सेकेंड स्टेज जाइगोट है। द एग विच आर नॉट फर्टिलाइज कंटेन ग्लाइकोजन एंड फैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एग जो फर्टिलाइज नहीं होते हैं उसमें ग्लाइकोजन और फैट होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जब फर्टिलाइज हो जाएंगे, द ग्लाइकोजन ग्लोब्यूल्स माइग्रेट टू द सरफेस एंड फॉर्म अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विच लेटर हार्डन्स टू फॉर्म थिक क्लियर एंड काइटिनस शेल। तो जो एग्स थे फर्टिलाइज नहीं हुए तो उसमें ग्लाइकोजन और फैट कंटेन किए हुए थे। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो ग्लाइकोजन था उसका वो माइग्रेट कर जाता है और एक लेयर बनाता है जिसको काइटिनस शेल बोलते हैं, ठीक है, या फिर काइटिनस लेयर भी बोल सकते हो। ये हार्ड होती है और ये बाद में हार्ड हो जाती है, ठीक हो जाती है। एंड नाउ द फैट ग्लोब्यूल्स फॉर्म अ थिन लिपिड लेयर बिलो द शेल। अब जो फैट के जो ग्लोब्यूल्स थे वो क्या बनाते हैं, वो लिपिड लेयर बनाएंगे, और ये लिपिड लेयर कैसी होगी, थिन लिपिड लेयर होगी। तो यहाँ पे देखिए शो किया गया है, ये एग है, एग के चारों तरफ देख रहे हैं ये काइटिनस लिखा हुआ है, काइटिनस लेयर है जो कि बनी हुई है फैट ग्लाइकोजन ग्लोब्यूल से, एंड लिपिड मेम्ब्रेन शो किया गया है जो कि फैट ग्लोब्यूल से बनी हुई है। तो स्पर्म का और एग का जो मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पर जाइगोट बना देंगे। As the zygote moves down the uterus, the uterine wall secretes a thick, hard yellow or brown areninous coat with a typical waxy texture. Under appropriate condition of temperature, moisture, and oxygen, the fertilized egg undergo cleavage to develop into effective stage. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि zygote मूव कर गया, जब स्पर्म और ओवा मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। तो जाइगोट जैसे कि मूव कर जाएगा यूटेरस की तरफ, तो जो यूटेरस की वॉल होती है वो एक सीक्रेट करती है, ये क्या करती है, सीक्रेट करती है एक थिक हार्ड येलो कलर का, ब्राउन येलो या ब्राउन कलर का एक कोट होता है, वो एक कोट को वो सीक्रेट करती है जो कि वैक्सी टेक्सचर इसका होता है, वैक्स लाइक टेक्सचर होता है इसका। एंड जाइगोट बनने के बाद, ठीक है, ये कौन सीक्रेट कर रहा है, यूटेरस की वॉल सीक्रेट कर रही है। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन फर्टिलाइज एक अंडर क्लीवेज। अब देखिए अभी तक मैंने जितनी स्टेज आपको बताई, कॉपुलेशन हुआ, एग्स और एग्स से स्पर्म से मिल गए, कॉपुलेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट हुआ, ठीक है। ये जो तीनों स्टेजेस थी, ये तीनों स्टेज जो थी, इस तीनों स्टेज ह्यूमन के बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद जो अगली स्टेज है क्लीवेज की जो डिवीजन की जो अगली स्टेज है, ये ह्यूमन की बॉडी के बाद नहीं होती है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉपुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ, ये जितने भी स्टेज हुए, तीन स्टेज किस में हुए, ह्यूमन की बॉडी के अंदर हुए। अब उसके बाद के जो भी स्टेजेस होंगे, जैसे क्लीवेज वगैरह, डिवीजन वगैरह, जो भी स्टेज है, ये ह्यूमन की बॉडी के बाहर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो इनका जो जाइगोट है, क्योंकि इनको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है डेवलप करने के लिए, डिवीज़न होने के लिए, और वो जो कि उनको कहाँ मिलता है, ह्यूमन की बॉडी के बाहर मिलता है, सॉइल में मिलता है। तो फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जाइगोट के बाद की फर्दर डेवलपमेंट कीजिए, इनको ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इनको सॉइल चाहिए होता है, और जिसमें उनको टेम्परेचर, मोर O2, सुटेबल मॉइस्चर, ये सब मिल जाता है। तो ये तीन स्टेज ह्यूमन की बॉडी के अंदर होगी। अब इसके बाद की जो स्टेज होगी वो ह्यूमन की बॉडी के बाहर होगी। तो मतलब जब एक फर्टिलाइज हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो वो फेसेस के ज़रिए से ह्यूमन की बॉडी से बाहर निकल आता है। तो एक जब फर्टिलाइज हो जाएगा और तो क्या करेगा, तब वो फेसेस के ज़रिए से ह्यूमन की बॉडी के बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो उसमें डिवीज़न वगैरह होगा, ताकि वो डिवीज़न वगैरह होगा तो वो फर्दर होगा, वो ह्यूमन की बॉडी बाहर होगा, क्योंकि उनको वैसा टेम्परेचर, वैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कि ह्यूमन की बॉडी के बाहर ही उनको मिलता है। तो जाइगोट बन गया, अब वो फेसेस के ज़रिए से, फर्टिलाइज एक हो गया, अब वो फेसेस के ज़रिए से बाहर आ जाएगा। अर्ली डेवलपमेंट,
अब उसमें क्या होगा, जाइगोट पे डेवलपमेंट होंगे ताकि वो एडल्ट में चेंज हो सके। तो ये जो क्लीवेज वाली डेवलपमेंट हो रहा है ये ह्यूमन की बॉडी के बाहर हो रहा है। अब वो जो फर्टिलाइज एग था वो बाहर आ गया ह्यूमन के फेसेस के जरिए से। द फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट्स इनटू टू सेल्स नेमली डोर्सल AB एंड वेंट्रल P1। तो जो पहला डिवीजन था उसमें एक डोर्सल सेल बनती है, एक वेंट्रल सेल बनती है। डोर्सल सेल को हमने AB से डिनोट किया एंड वेंट्रल सेल को P1 डिनोट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोर्सल सेल मैंने शो किया गया ऊपर साइड और वेंट्रल सेल मैंने नीचे शो किया गया है। वेंट्रल सेल जैसे P1 से शो किया मैंने और डोर्सल सेल AB से शो किया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके आगे हम जब आएंगे, नेक्स्ट द डोर्सल सेल डिवाइड्स इनटू एंटीरियर A एंड B, पोस्टीरियर B। अब जो डोर्सल सेल बनी थी AB और वेंट्रल सेल बनी थी P1, इसमें फर्दर डिवीजन होगा। डोर्सल सेल क्या करेगी, A और B में डिवाइड हो जाएगी। A मतलब एंटीरियर सेल में और B पोस्टीरियर सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने शो किया है, ये देखिए ये एंटीरियर सेल A है और ये B सेल है। तो AB सेल जो थी वो एंटीरियर A सेल में और B सेल में ये चेंज हो गई। उसके बाद वेंट्रल सेल डिवाइड्स इनटू अपर मोस्ट EMST एंड लोअर P2। तो जो वेंट्रल सेल थी वो EMST सेल में चेंज हो गई, जिसको अपर EMST हमने कहा, और लोअर P2 सेल में वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर सेल ये है EMST और लोअर सेल ये है P2। तो AB और P1 सेल बनी, AB डोर्सल P1 सेंट्रल वेंट्रल सेल बनी। फिर AB सेल फर्दर डिवाइड हुई एंटीरियर A सेल में और पोस्टीरियर B सेल में, और वेंट्रल सेल डिवाइड हो गई अपर सेल EMST में एंड लोअर सेल P2 में। और फर्दर डिवीजन इसमें होगा, द फोर्थ सेल एम्ब्रॉय दस forms initially in T shape but soon it becomes rhomboidal in shape as the P2 comes to light posterior to MST। तो देखिए ये जो सेल बनी थी ये T के शेप की सेल बनी थी। जो फोर्थ सेल ये एम्ब्रॉय बना था ये T सेल कैसा था, ये T शेप का था, लेकिन बाद में ये rhomboidal शेप में ये चेंज हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे की जो डेवलपमेंट, ये जो डिवीज़न दिखाया गया है नीचे के, उसको हम देखते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि EMST में और P2 में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्लीवेज, तो उसमें इससे पहले मैंने आपको क्या दिखाया था कि जो AB सेल थी वो एंटीरियर A सेल में और पोस्टीरियर B सेल में चेंज हो गई थी, और इसके बाद EMST सेल थी अपर और लोअर P2 सेल थी। तो EMST सेल है एंड लोअर P2 सेल ये कैसी बनी थी, ये वेंट्रल सेल P1 से बनी थी, राइट। एंड AB सेल जो डोर्सल सेल थी AB सेल, इससे एंटीरियर A सेल और पोस्टीरियर B सेल बना हुआ था, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। अब इसके आगे फर्दर डेवलपमेंट हम देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्लीवेज A एंड B फर्दर डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट सेल्स। अभी जो A और B सेल्स थी ये राइट और लेफ्ट सेल्स में चेंज हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर शो किया गया है D वाले में A और B सेल शो की गई हैं और P2 और EMST सेल शो की गई है, ठीक है। अभी क्या होगा, A सेल जो है A1 A2 में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे कि आप देख सकते हैं A1 और A2 में चेंज हो जाएगी, एंड B सेल जो है B1 B2 एंड B1 में ये चेंज हो जाएगी। इसके बाद EMST है और वो भी आगे जाकर चेंज हो जाएगा। तो पहले तो E वाले पे इतना ही शो किया गया है कि A सेल A1 A2 में एंड B सेल B1 B2 में वो डिवाइड हो गई। अब इसके बाद आप F वाले में जब आप आ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो EMST सेल थी वो E में और MST में चेंज हो गई। तो EMST डिवाइड्स इनटू E एंड MST, तो E एंड MST में ये चेंज हो गया। एंड P2 डिवाइड्स इनटू P3 एंड C फर्दर। एंड जो P2 सेल थी, ये जो P2 सेल थी E वाले में आप देख सकते हैं फिगर में, वो P3 में चेंज हो गई एंड C में चेंज हो गई। अब हम इसके आगे देखेंगे, E डिवाइड्स इनटू E1 एंड E2 एंड ये जो E सेल्स थी ये आगे जाकर किस में चेंज हो जाएगी, E1 में चेंज हो जाएगी, E2 में एंड E1 में ये चेंज हो गई। तो क्या हुआ, शुरू से हमने क्या देखा कि AB सेल जो थी डोर्सल सेल और P1 जो वेंट्रल सेल थी AB सेल एंटीरियर A एंड पोस्टीरियर B में सेल में चेंज हुई।
पिवेंटल सेल EMST सेल में जो कि अपर सेल थी एंड लोअर सेल P2 में चेंज हुई। उसके बाद जो AB सेल थी वो A1 A2 और B1 B2 में चेंज हुई एंड फर्दर जाके F वाले में आप चेक करेंगे तो EMST जो सेल थी वो E और MST में चेंज हो गई एंड डिवाइड हो गई एंड P3 जो सेल थी जो P2 सेल थी वो P3 और C में चेंज हो गया था। अब फर्दर जब आप G वाले में आएंगे, G वाले फिगर में आप आएंगे जब, तो आप देखेंगे कि जो E सेल थी वो E1 एंड E2 में चेंज हो जाती है एंड P3 डिवाइड्स इनटू P4 एंड D। और जब P3 सेल्स यहाँ पे आपको शो कर गई है, ये G वाली फिगर में आप देखेंगे वो P4 एंड D में वो चेंज हो जाती है एंड P4 डिवाइड्स इनटू G1 एंड G2। ये जो P4 सेल्स थी ये किस में चेंज हो जाएंगी, G1 में, और G2 में ये चेंज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लास्टोसील लिखा हुआ है, कैविटी है, बाद में यहाँ पे इमेजिनेशन हो जाता है। तो ये ब्लास्टुला है एंड ये ग्लैस्टुला है। तो इमेजिनेशन हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। After all the division, embryo attains 16 cells and form a hollow ball-like structure called blastula। मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था कि एक कैविटी थी, मैंने कहा था ये ब्लास्टुला है, तो वो हॉलो बॉल स्ट्रक्चर था ब्लास्टुला को 16 सेल मतलब पार्ट में वो बन गई थी। द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। तो कैविटी को क्या कहेंगे हम, ब्लास्टुला की ब्लास्टोसील कहेंगे। ब्लास्टुला अंडरगोज एज इमेजिनेशन प्रोसेस कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन टू फॉर्म ब्लास्टुला। तो फिर जो ब्लास्टुला वाली स्टेज थी इसमें इमेजिनेशन हो जाता है, जैसे मैंने दिखाया था इमेजिनेशन भी मैंने आपको शो किया था अभी, तो उसको ग्लैस्टुलेशन कहेंगे, जिससे ग्लैस्टुला बन जाता है, गैस्टुला। अब यहाँ से हम देखेंगे द गैस्टुला ग्रोज इन साइज एंड गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू एन एक्टिव जुवेनाइल। फिर जो गैस्टुला है वो साइज में ग्रो कर जाएगा और एक एक्टिव जुवेनाइल में चेंज हो जाएगा। ये जो जुवेनाइल लिखा हुआ है ये एडल्ट होने के पहले की स्टेज है। दिस जुवेनाइल मतलब समझ लीजिए आपकी एडल्ट होने से पहले की स्टेज को कहते हैं। दिस जुवेनाइल आल्सो नोन एज द रेडिटिफॉर्म लार्वा। अब इस जुवेनाइल को हम रेडिटिफॉर्म लार्वा भी कहते हैं। तो समझ लीजिए क्या है, ये एक लार्वा है और जो कि एडल्ट होने के पहले की ये एक स्टेज है। और फर्स्ट स्टेज इन ए वीक दिस लार्वा अंडरगोस मोल्टिंग विद इन द एग शेल टू फॉर्म द सेकेंड स्टेज लार्वा इन्फेक्टिव। तो ये जुवेनाइल क्या है, एक लार्वा है जो कि एडल्ट से पहले की स्टेज होती है। ठीक है, अब ये जुवेनाइल जो है इसको हम रेडिफॉर्म लार्वा भी कह सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज होती है लार्वा की, और ये कैसी होती है, इन्फेक्टिव नहीं होती है। इन ए वीक दिस लार्वा अंडरगोस मोल्टिंग। वीक लगभग एक वीक में इस लार्वा में बहुत सारे चेंजेस होते हैं इसके बॉडी में, कई मोल्टिंग में जाता है विद इन द एग शेल टू फॉर्म द सेकेंड स्टेज लार्वा विच इज इन्फेक्टिव। अब ये रेडिफॉर्म लार्वा था, ये तो इन्फेक्टिव नहीं था, फर्स्ट स्टेजेस थी। उसके बाद कुछ वीक से बाद इनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। उसके बाद ये जो लार्वा होता है ये कैसा होता है, इन्फेक्टिव लार्वा होता है। ठीक है, जो सेकेंड स्टेज होती है लार्वा की वो इन्फेक्टिव होती है। और ये जो भी चल रहा है, जो भी बता रही हूँ, डिवीज़न वगैरह जो भी हो रहा है, फर्स्ट डिवीज़न द सेकेंड हुआ, ये जो भी डिवीज़न वगैरह हो रहे हैं ये कहाँ हो रहे हैं, एक सेल के अंदर हो रहे हैं और ह्यूमन बॉडी के ये बाहर हो रहा है। तो जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एक फर्टिलाइज एग हो जाता है तो उसके बाद वो बॉडी से बाहर हो जाता है फेसेस करिए, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट उनको चाहिए होता है, वैसा ऑक्सीजन, टेम्परेचर, मॉइस्चर चाहिए होता है ताकि फर्दर डेवलपमेंट उसमें हो सके। अब इसे इन्फेक्शन कैसे होता है न्यू होस्ट में। अब देखिए ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है, सेकेंड स्टेज जो लार्वा की है, इस जुवेनाइल रेडिफॉर्म लार्वा की जो सेकेंड स्टेज है ये कैसी है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन है, इसको किसी भी तरीके से इसने उसको इंजेस्ट कर लिया और स्कैरिस के एग्स को, इस सेकेंड स्टेज लार्वा के एग को किसी भी तरीके से इंजेस्ट कर लिया, कंटामिनेटेड फूड वाटर से उसने कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंड स्टेज लार्वा की ये इन्फेक्टिव होती है। तो इन्फेक्शन कैसे होगा, डायरेक्टली इंजेस्ट करेगा वो, मान लीजिए स्कैरिस लार्वा को उसने डायरेक्ट इंजेस्ट कर लिया, डायरेक्ट बॉडी के अंदर वो एंटर कर गया, या फिर कंटामिनेटेड फूड वाटर है, ऐसा फूड वाटर है इसमें स्कैरिस के लार्वा हैं, तो फिर वो क्या होगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। ड्यू टू द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द एग शेल ऑफ द लार्वा इज डिजॉल्व एंड द लार्वा हैज आउट। तो मैंने क्या कहा था, ये जो लार्वा है ये कैसा है, एग शेल के अंदर है,
अब मान लीजिए ह्यूमन ने किसी भी तरीके से कोई भी गलती हुई, इससे कोई कंटेमिनेटेड फूड वाटर उसने खा लिया, उसके बॉडी के अंदर वो लार्वा चला गया। अब उसके जो बॉडी होता है, ह्यूमन का जो स्टमक होता है, उसमें कैसा होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, डाइजेस्टिव जूसेस होता है जिससे जो शेल होती है एक की वो डिसॉल्व हो जाती है और लार्वा जो होता है हैच आउट हो जाता है, बाहर निकल आता है। लेटर डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन हम देखते हैं। अब लार्वा तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर हैच आउट हो गया, बाहर निकल आए, अब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ जाएगा, एडल्ट में कब चेंज होगा, फिर ये हम देखेंगे। जब हैच आउट जुवेनाइल मेजर्स अबाउट 0.25 to 0.3 mm in length एंड 13 to 15 माइक्रोन इन डायमीटर। तो ये जो लार्वा है, जो जुवेनाइल लार्वा है, हैच आउट हुआ ह्यूमन के बॉडी के अंदर, एक शेल के से बाहर निकला, ये 0.25 ये से लेकर 0.3 mm लेंथ में होता है, 13 to 15 माइक्रोन ये डायमीटर में होता है। द लार्वा माइग्रेट्स द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड देन टू द लीवर एंड देन टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट इज माइग्रेट टू द लंग्स विया पल्मोनरी आर्टरी। अब ये लार्वा क्या था, वो लार्वा कहाँ जाएगा, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फिगर में शो किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं माउथ लिखा हुआ है ना। मान लीजिए ह्यूमन के माउथ के अंदर वो लार्वा आ गया, फिर वो लार्वा बॉडी उसके अंदर आया और बॉडी में आने के बाद वो क्या हो गया, हैच आउट हो गया। जो सेकेंड स्टेज लार्वा की थी उस एक के अंदर, वो हैच आउट हो गई, बाहर निकल आई। अब ये जो लार्वा है, देखिए ये जो लार्वा यहाँ शो किया गया है, ये कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन से चला जाएगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, जैसे यहाँ में लिखा है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जाएगा, वहाँ से वो लीवर में जाएगा, लीवर से वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से वो कहाँ जाएगा, लंग में जाएगा। देखिए यहाँ तक मैंने दिखाया था। अब वो लीवर में जाता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन से, हार्ट में जाएगा, हार्ट से वो माइग्रेट करेगा लंग में, किससे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाएगा। अब लंग में चला गया, लंग में जाने के बाद ये लार्वा की कौन सी स्टेज जाएगी, 4th and 3rd स्टेज जाएगी लार्वा की लंग में। अब लंग से वो कहाँ जाएगा, इन लंग्स इट रिमेन्स फ्यू डेज एंड इंक्रीज इन साइज। अब लंग में जाने के बाद वहाँ कुछ दिन रहेगा, साइज में इंक्रीज होगा। इट रप्चर्स द ब्लड कैपिलरीज एंड बोर्स इट्स वे टू एल्वेलाई। अब ये क्या करेगा, ब्लड कैपिलरीज को रप्चर कर देगा और फिर कहाँ चले जाएगा, ये एल्वेलाई में चला जाएगा, एल्वेलाई में चला जाएगा। Here this second larval stage undergoes molting to become third larval stage। अब एल्वेलाई में जाने के बाद ये जो सेकंड लार्वा स्टेज है ये कैसी हो जाएगी, एल्वेलाई कहाँ पाया जाता है, एल्वेलाई लंग में पाया जाता है। तो ये लार्वा स्टेज कैसी है, सेकंड से थर्ड स्टेज में ये चेंज हो जाएगी। अब ये सब चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, ब्लड कैपिलरीज को उसने रप्चर किया और एल्वेलाई में पहुँच गया, फिर एल्वेलाई में जाने के बाद सेकंड स्टेज से वो थर्ड स्टेज में चेंज हो गया। दिस थर्ड स्टेज लार्वा आफ्टर मोल्टिंग ट्रांसफॉर्म इनटू 4 स्टेज लार्वा 2 to 3 mm लेंथ। अभी थर्ड स्टेज जो लार्वा था ये एल्वेलाई में गया रप्चर करके और वहाँ पर वो सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में पहुँच गया, थर्ड स्टेज से 4th स्टेज में पहुँच गया। जो 4th स्टेज में पहुँचा तो इसकी साइज़ क्या थी, लगभग 2 से 3 mm लेंथ में ये साइज़ में था। अब देखेंगे इसके आगे कहाँ माइग्रेट करता है। अब दिस 4th स्टेज लार्वा माइग्रेट्स फ्रॉम एल्वेलाई टू द फेरिंक्स। अब ये माइग्रेट्स कहाँ करेगा, एल्वेलाई से जाएगा ये फेरिंक्स में जाएगा, थ्रू ट्रैकिया के जरिए से। फ्रॉम द फेरिंक्स दिस लार्वा री एंटर्स द गट व्हेन कर्व्ड एंड सॉलिड बैक। अब मान लीजिए फेरिंक्स से ट्रैकिया में चला गया। अब ट्रैकिया में जाने के बाद जब ट्रैकिया में चला जाएगा, ट्रैकिया फ्रॉम फेरिंक्स कहाँ गई है, ट्रैकिया में चला गया। अब क्या होगा, दिस लार्वा री एंटर्स द गट में री एंटर करेगा, कहाँ से, ट्रैकिया से। कैसे करेगा री एंटर, मान लीजिए हम कफ करते हैं, खांसते हैं या स्वाइलेट करते हैं, वेन कफ एंड सॉइल बैक। मान लीजिए हम जब कफ वगैरह करते हैं, खांसते हैं तो ये फिर सॉइल हो जाता है, निगल ले जाता है वापस अपने गट में, हमारे गट में। दिस 4th स्टेज लार्वा अंडरगोस फाइनल मोल्टिंग टू बिकम एडल्ट। अब क्या होगा कि फेरिंक्स लार्वा ने माइग्रेट किया, लंग से वो एल्वेलाई में गया, फिर सब जगह हो गया। उसके बाद एल्वेलाई में जाने के बाद वो 4th स्टेज में लार्वा वो चला गया, उसकी 4th स्टेज आ गई। फिर एल्वेलाई से वो फेरिंक्स में गया, फेरिंक्स से ट्रैकिया में गया। अब ट्रैकिया में जाने के बाद जब हम कफ करते हैं, खांसते हैं तो वो फिर से हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, स्वाइलो हो जाता है। ठीक है, स्वाइलो करके कहाँ चलाएगा, हमारे गट में चला जाएगा। दिस 4th स्टेज लार्वा अंडरगोस फाइनल मोल्टिंग टू बिकम एडल्ट। अब गट में जाने के बाद ये फाइनल मोल्टिंग में जाएगा और ये चेंज हो जाएगा एडल्ट में। दीज एडल्ट वॉर्म्स अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी विद 8 to 10 वीक्स।
अब ये जो एडल्ट फॉर्म है इसकी सेक्सुअल मेच्योरिटी कब आएगी? 8 से 10 दिन में इसकी सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे हमें फिगर शो किया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज लार्वा की है। एक कहाँ है? देखिए एक कैप्सूल्स कहाँ है? फेसेस में है, फेसेस में मतलब कि ह्यूमन के बाई प्रोडक्ट में। अब बाई प्रोडक्ट से वो जो भी फेसेस में एक कैप्सूल था वो बाई प्रोडक्ट से बाहर आया। बाहर आने के बाद वो फर्स्ट स्टेज लार्वा में चेंज हुआ, सेकेंड स्टेज लार्वा में चेंज हो गया। फिर सेकेंड स्टेज लार्वा कैसी थी? इन्फेक्टेड स्टेज थी। एक का स्वाइलो कर दिया गया। कैसे स्वाइलो हुआ? एक कंटामिनेटेड फूड वाटर से स्वाइलो कर दिया गया। ये जो लार्वा था कंटामिनेटेड फूड वाटर से स्वाइलो, किसी ने भी स्वाइलो कर लिया। माउस से स्वाइलो हुआ। माउस से स्वाइलो होने के बाद सेकेंड स्टेज लार्वा ह्यूमन की बॉडी के अंदर गया, जहाँ पे ये हैच हो गया। हैच होने के बाद ये लार्वा कहाँ चला गया? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से होता हुआ लीवर में गया, लीवर से हार्ट में गया, हार्ट में लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज में चेंज हो गया। और लंग से वो कहाँ चला गया? लंग से गया वो एल्वुलाई के अंदर चला गया, ब्लड कैपिलरीज को रप्चर करके। फिर एल्वुलाई से वो लार्वा कहाँ जाएगा? फायरिंग्स में जाएगा, फायरिंग्स में जाएगा, फायरिंग से ट्रैकिया में जाएगा। अब ट्रैकिया में जाने पर जहाँ कफ करेंगे तो फिर से वो स्वाइलो बैक हो जाएगा हमारे गट में। तो लंग से कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन में वापस वो चला आया ना। फिर इसके बाद उसकी फोर्थ स्टेज लार्वा की स्टेज आएगी। फिर वो यंग स्कैरिस में चेंज हो जाएगा, फिर वो एडल्ट बन जाएगा, फिर उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी। सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद वो बहुत सारे एग्स को ले करेगा। ये एग जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? फेसेस में जाएंगे, और फेसेस से ये ह्यूमन की बॉडी से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद फिर उनमें फर्दर डिवीज़न होगा, बहुत सारे उसमें फर्दर डिवीज़न होंगे, क्लीवेज वगैरह होगी, जिससे वो फिर से सेकेंड स्टेज लार्वा में वो बहुत सारे क्लीवेज होते हैं। सिस्टीन सेल बनती है, ब्लास्टुला बनती है, फिर ब्लास्टुलेशन स्टेज आती है, फिर वो फर्स्ट स्टेज लार्वा में चेंज होता है जिसको रैप्टिफॉर्म फर्स्ट स्टेज लार्वा चेंज होता है। फिर वहाँ से वो सेकेंड स्टेज लार्वा में वो चेंज होता है। सेकेंड स्टेज लार्वा चेंज होता है तो वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। जब फिर कोई ह्यूमन उसको स्वाइलो खाने के साथ ले लेगा गलती से कंटामिनेटेड फूड वाटर से, फिर उसके माउथ से उसकी बॉडी में जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज लार्वा हैच हो जाएगा। ये जो लार्वा था वो एक शेल से हैच हो जाएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, तो डाइजेस्टिव जूसेस को डिजोल्व कर देगा उसके शेल को। फिर हैचिंग के बाद उसमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स होते हुए लीवर में जाएगा, हार्ट में जाएगा, फिर लंग में जाएगा। सेकेंड थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज इसके लंग्स में ही चेंज होंगे, ये लंग्स में ही होंगे। फिर उसमें एल्वुलाई में हो जाएगा, एल्वुलाई से फिर वो फाइनिंग से ट्रैकिया में, फिर ट्रैकिया से वापस फिर वो हमारे गट में आ जाएगी जब हम कफ वगैरह करेंगे। फिर वहाँ से ये फिर फोर्थ स्टेज लार्वा में चेंज होगा, यंग स्कैरिस, फिर एडल्ट, फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड कर लेगा। फिर वो उसके जो एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे तो फिर वो फेसेस में जाएंगे और फिर वो ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल आएंगे। तो ये मेरी वीडियो थी स्कैरिस की लाइफ हिस्ट्री पर। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।